जब स्वच्छता से जुड़ी एक प्राकृतिक प्रक्रिया अधिकार बन जाए, तभी सही अर्थों में समानता की शुरुआत मानी जाती है। वीएस क्लासेस ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर, जिसने समाज के दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन इसको लेकर के इसकी गरिमा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मौलिक अधिकारों के दायरे में महत्वपूर्ण रूप से इसे माना है। यह फैसला खास तौर पर उन लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी समानता और सम्मानजनक जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन सारे मुद्दे पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म स्वच्छता। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन है क्या? तो देखिए, हर महिला को एक एज के बाद लगभग 30 से 35 वर्षों तक मासिक धर्म चक्र से गुजरना पड़ता है। यह एक प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है जो हर महिला के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उसे मौलिक अधिकार के दायरे में शामिल करने की बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भारत में या पूरे विश्व में मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या स्पष्ट किया है कि यह केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि उन महिलाओं के गरिमा और समानता का मौलिक अधिकार है जो इस दौर से गुजर रही हैं। ठीक है, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन जीने का अधिकार शामिल है, उसके तहत या उसके अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके एग्जाम पर्पज से भी। ठीक है, चलिए सारी चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ हम बात करेंगे न्याय की मांग की, यानी इस मामले को कैसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, किन्होंने इस पे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो देखिए, बहुत सी जो जनहित याचिकाएं हैं यानी पीआईएल इसमें जो है दर्ज की गई हैं, और उसमें मुख्य रूप से महिला अधिकार संगठन, एनजीओ, छात्र संगठन, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी ने मिलकर के ये प्रयास किया है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए हैं। ठीक है, और इसमें यह बात कही गई है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है इसकी कमी के कारण लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को सीधे प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल इसके कारण महिलाएं, क्योंकि ये महिलाओं के साथ ही केवल हो रहा है, इसलिए वो केवल वही समझ सकती हैं, उनके साथ ये सभी जो घटनाएं होती हैं या इस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन कभी भी जब बड़े स्तर पे इसकी बात नहीं हुई है, तो वो उसे दबा देती हैं या उसे शर्म की तरह लेती हैं। ठीक है, अब इन सभी संगठन या एनजीओ के क्या मांगे रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसे भी समझ लेते हैं। स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड की मांग की गई है, स्वच्छ शौचालय और सेपरेट अलग से शौचालय और पानी की व्यवस्था की मांग की गई है। साथ में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति चलाने की भी बात यहाँ पर की गई है, इन सभी संगठन और एनजीओ के माध्यम से। ठीक है, और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बात करती है, तो देखिएगा। सबसे पहले तो इसकी बात करें कि इस हस्तक्षेप का विषय क्यों हुआ है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है। तो देखिए, जब भी महिलाएं किसी भी चीज से पीछे रहेंगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका बराबर योगदान रहता है हमारे देश की प्रगति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास में। ठीक है, तो इन सभी पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, जब भी वो कहीं से भी पीछे होंगी तो इन सभी चीजों में प्रभाव पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? स्वास्थ्य पर पड़ेगा, शिक्षा पर पड़ेगा और सम्मान पर तो उनके गहरा प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित शिक्षा ना दी जाए या वहां के आसपास के लोगों को इसके बारे में पता ना हो, तो उससे क्या होगा? देखिए, पहली बात तो अगर उन्हें शिक्षा का अभाव होता है, मासिक धर्म क्या होता है, अगर उन्हें नहीं पता है तो वो क्या करती हैं, शुरुआत में गंदे कपड़ों का प्रयोग करती हैं, क्योंकि मासिक धर्म को ये एक गंदा चीज समझती हैं, मतलब ये अछूत या अशुद्ध ऐसा मानती हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, उसके लिए गंदे कपड़ों का या दूसरे जो साधन होते हैं, असुरक्षित साधन, उनका वो प्रयोग करती हैं। वहीं प्रजनन स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण बहुत सारी उनकी बीमारियां हो सकती हैं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका आपका प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रजनन पर पड़ेगा। ठीक है, एनीमिया और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उन्हें हो सकती हैं। तो ये था स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र जिस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।
शिक्षा की बात करें तो लाखों ऐसी लड़कियां हैं जो पीरियड्स के दौरान जब भी उनका मासिक धर्म चक्र चल रहा होता है तो वो स्कूल मिस कर देती हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो उनके लिए वहां पर व्यवस्था करने की बात की जा रही है। ड्रॉप आउट दर में वृद्धि होती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो परीक्षा के टाइम में या दूसरे महत्वपूर्ण जो पढ़ाई हो रही है उसके दौरान वो जो है उपस्थित नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें ड्रॉप आउट लेना पड़ जाता है। स्कूलों में शौचालय व सैनिटरी पैड की भारी कमी। जब तक नियम चीजें नहीं बन जाएंगी तो लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। तो जब नियम बना दिया जाएगा, उसे कड़ाई से उसे पालन कराया जाएगा, तब वो व्यवस्थाएं बिल्कुल अनिवार्य रूप से वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसलिए ये सारे मुद्दों पर बात की जा रही है। ठीक है, सामाजिक गरिमा की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ रहा है यहाँ पर इसी पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी मासिक धर्म को बहुत से लोग हैं उसके शिक्षा का जो कमी होती है उसके क्षेत्र में, उसकी वजह से उसे अशुद्ध या फिर शर्म की तरह लेते हैं। ठीक है, जबकि वह महिला के वश में नहीं होता, वह एक प्राकृतिक और जैविक घटना है जो ऊपर से बन करके आया है। ठीक है, चलिए मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वर्जनाएं यानी शर्म, टैबूज की यहाँ पर बात की गई है। शर्म, भेदभाव और बहिष्कार का सामना उन महिलाओं को करना पड़ता है। ठीक है, और महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। ठीक है, जब भी उस पर खुल करके बात नहीं की जाएगी, तो जब भी महिलाओं को मासिक धर्म चक्र स्टार्ट होता है तो उन्हें शर्म आती है, वो छुपाती हैं उसे, जबकि वो उनके वश में नहीं होता। वह एक प्राकृतिक घटना है जिसे सभी को पता होना चाहिए, जो भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए भी इस मुद्दे को जो है संवैधानिक प्रावधानों तक लेकर के गए हैं। ठीक है, इस पर संविधान क्या बात करती है उसे भी समझते हैं। अब संवैधानिक आधार, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो इससे संबंधित हैं और इसी के आधार पर इस बात को इतना आगे तक ले जाया गया है। जैसे अनुच्छेद 21 की हम बात करें। अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन जीने का अधिकार, और कैसा जीवन? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो महिलाएं भी तो उसी अधिकार क्षेत्र में आती हैं, तो उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। स्वास्थ्य भी उनका गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत आता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मासिक धर्मचक्र या मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को इसमें रखा जाएगा। किसमें? आपके आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 14 को भी इसके समकक्ष में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? समानता का अधिकार, जहां पर लिंग या फिर लिंग के आधार पर समानता के अधिकार या दूसरे आधारों पर समानता के अधिकार की बात की गई है। तो जब भी महिलाएं इस तरह से अगर पिछड़ जाती हैं तो उनके समानता के अधिकार का भी हनन होता है, अवहेलना होती है। इस वजह से इसे संवैधानिक प्रावधान में रखा गया है। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 15 बोलता है भेदभाव का निषेध, यानी भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन लिंग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, महिला के साथ ये घटना हो रही है तो उसे असुरक्षित मान लिया जाता है, अशुद्ध मान लिया जाता है, उसे अलग रखा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था ना हो, इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार रखा गया है, और अगर अब महिलाओं के इस मासिक धर्म चक्र का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है कहीं पर, तो वो उसके शिक्षा के अधिकार पर पड़ा है। इससे क्या होता है, अगर स्कूलों में जहां वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वहां पर मासिक धर्म से संबंधित उसे एजुकेशन नहीं दिया जाता, उसे कोई व्यवस्था नहीं दी जाती, इससे वह क्या करेगी? ड्रॉप आउट लेगी, क्लासेस मिस करेगी और उसके शिक्षा के अधिकार का यहाँ पर हनन होगा। ठीक है, तो ये सारे संवैधानिक आधार है जिनके आधारों पर ये बात कही जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने तब जाकर के ये फैसला लिया है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ठीक है, मासिक धर्म स्वच्छता है, उसे मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया जाना बहुत सही है, अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या दृष्टिकोण रखती है, क्या बातें कहती है, उसे भी हम समझ लेते हैं। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह एक शर्म का विषय नहीं है, ठीक है, बल्कि किसी महिला के गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन का विषय है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसे टैबू यानी शर्म नहीं माना जाना चाहिए, यह एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, स्वच्छता की कमी के कारण महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करती है अपनी बातों में।
स्कूलों में सुविधाओं का अभाव होता है जिससे लड़कियों की शिक्षा पर बाधा पड़ती है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट मानती है और इसी को मानते हुए ये कहती है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है सीधा राइट टू डिग्निटी और राइट टू हेल्थ इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ऐतिहासिक फैसला, जब ये फैसला ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो यह एक ऐतिहासिक फैसला बनकर के सामने आया है और समाज को एक नई दृष्टिकोण मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसमें, आर्टिकल 21 के तहत इसे शामिल किया है। ठीक है, इसमें यह भी बात कही गई है कि सरकार को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे निर्देश जारी कर रहे हैं, किन किन पर ये जो चीजें हैं लागू होंगी या किन संस्थाओं पर लागू होंगी, उन सभी को यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए यह फैसला किन पर लागू होगी, तो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सार्वजनिक संस्थान, आंगनबाड़ी, सरकारी अस्पताल। तो यहाँ पर सरकारी लिखा है तो ये मत समझिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। जो भी संस्थाएं भारत के अंतर्गत सरकार की देखरेख में, यानी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उनकी देखरेख में अगर संचालित हो रही है तो उन सभी पर, जहां पर भी महिलाओं की भागीदारी है, चाहे शिक्षा के रूप में, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, चाहे रोजगार के रूप में, कैसे किसी भी प्रकार से अगर महिला वहां उपस्थित है तो उन सभी के लिए यह अधिकार वहां पे समान होगा, वहां पे बराबर होगा। उन्हें वह व्यवस्थाएं दी जाएंगी जो शासन ने निर्धारित की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये सभी राज्यों, सभी केंद्र सरकारियों के लिए है और वहां पर संबंधित जो भी संस्थाएं हैं जहां महिलाओं की भागीदारी है उन सभी सार्वजनिक स्थलों पर यह मान्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुपालन न करने के परिणाम, अगर ऐसा ना किया जाए तब क्या होगा। जैसे कोई भी मौलिक अधिकार हो उसका उल्लंघन होता है तो वहां पे दंड का प्रावधान निर्धारित है। वैसे ही जब ये मासिक धर्म चक्र को यहाँ पर किसमें, मौलिक अधिकार में डाल दिया गया है तो उसके उल्लंघन किए जाने पर भी कुछ दंड के प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, कैसी बातें कही गई हैं देखिएगा। प्रभावित व्यक्ति सीधे कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, अब जब वो मौलिक अधिकार बन चुका है तो कभी भी अगर उसको लेकर के किसी महिला के साथ भेदभाव होता है, कुछ भी होता है, तो एक मिनट, तो क्या कर सकते हैं, वो याचिका दायर कर सकती है सीधे कोर्ट में जाकर के। क्लियर है? सरकार पर न्यायालय द्वारा कड़ी टिप्पणी या अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। सरकार पर अगर यह कृत्य किसके द्वारा किया जाए, किसी राज्य या किसी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है उसकी अवमानना करते हैं, तब भी क्या की जाएगी, उस पर, उसे सरकार पर कार्यवाही की जाएगी। कितनी बड़ी बात कही गई है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, न्यायालय तत्काल नीतिगत सुधार लागू करने के आदेश दे सकता है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो कैसी नीतिपूर्ण या न्याय व्यवस्था इस पर अलग से बना सकती है अगर आगे चल करके इस पर कोई मुद्दा आता है तो। ये सारी बातें कही गई हैं और इस पर फैसला लेने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर महादेवन, इन्होंने ही इस पर महत्वपूर्ण फैसला लिया है और ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए सरकार के लिए निर्देश, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इस मासिक धर्म चक्र से संबंधित या इस मौलिक अधिकार पर संबंधित कैसे दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं सरकार को। तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, कैसे प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं। ठीक, तो मुफ्त में व सस्ती दरों पर सैनिटरी पैड ये वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे जहां पर भी महिला कर्मचारी हैं या महिला छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। ठीक है, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, साथ में अलग से स्वच्छ और पानी की व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था। देखिए अभी भी सभी जगह शौचालय की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, लेकिन वह स्वच्छ है या नहीं है इस पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी बात नहीं करता, लेकिन अब की जाएगी क्योंकि अब यह मौलिक अधिकार बन करके सामने आ चुका है। सुरक्षित डिस्पोजल मशीन, ऐसी व्यवस्थाएं वहां रखी जाएंगी, डिस्पोजल मशीनें लगाई जाएंगी, तब जो महिलाएं, जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं अपने यूज जो सैनिटरी पैड है उसे वहां पर डिस्पोजल कर सके उस मशीन में डाल करके। ठीक है, जागरूकता की बात भी यहाँ पर की गई है, कैसे कि किशोरियों को अलग से हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा, इसको लेकर के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के अलग से उन्हें हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा। मासिक धर्म पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने तक की बात कही जा रही है।
क्योंकि अभी तक केवल इस व्यवस्था से या इस समस्या से केवल महिलाएं जूझ रही थी। अब जब इसे कैसा लिया जाएगा, सामाजिक जागरूकता अभियान की तरह लिया जाएगा, तो यह सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसे समझना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उन सभी को इस चीज को समझना होगा और इसके प्रति जागरूक होना होगा। क्लियर है? चलिए, अंत में कुछ चीजें और रह जाती हैं, जैसे सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व की बात करते हैं कि इससे क्या-क्या चीज़ें प्रभाव पड़ती हैं। मतलब आने वाले समय में जब ये मौलिक अधिकार बन गया है, तो किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को सीधा आपको मिल सकता है? या अगर ऐसा ना हो, तो इस पर क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, बात कर रहे हैं स्वास्थ्य में, तो संक्रमण में भारी कमी आएगी, बिल्कुल, ठीक है? बहुत सी महिलाओं के बीमार होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि उन्हें जो है मासिक धर्म चक्र के बारे में नहीं पता होता है, उन्हें कैसे स्वच्छता का ध्यान रखना है नहीं पता होता है, या उनके आस-पास ऐसी सुविधाएँ नहीं होती कि वो उसका ध्यान रख पाएँ, ठीक है? तो इससे क्या होगा, संक्रमण में भारी गिरावट आएगी और बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य जो का दर है वो भी इंक्रीज होगा यहाँ पर, ठीक है? वहीं अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की बात करें तो कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जो कि अब कैसा होता था, बहुत ज़्यादा महिलाएं उस समय पे गैप लेती थी, अनुपस्थित रहती थी। जब उन्हें वो व्यवस्था उनके कार्यस्थल पर या शैक्षणिक स्थल पर ही प्राप्त होगा, तो उनकी भागीदारी जो है बढ़ेगी। अगर शिक्षा की बात करें तो लड़कियों की उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। ताकि और बहुत सारी जो लड़कियाँ इसकी वजह से ड्रॉप आउट ले लेती हैं या फिर अनुपस्थित रहती हैं, तो उनकी उपस्थिति भी विद्यालय में या कार्यस्थल में बढ़ेगी, ठीक है? वहीं समाज की अगर बात करें तो समाज के दृष्टिकोण में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कैसे? लैंगिक समानता की बात होगी और यहाँ पर साथ में मिथकों का अंत होगा। मिथकों का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, कैसी कि यह जो प्रक्रिया है, यह एक अशुद्ध प्रक्रिया है, इसे शर्म की तरह देखा जाता है, इसे अछूत मान लिया जाता है। तो यह जो कथन है, ये तथ्य है, इसे भी मिथक मान लिया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर मिथकों के अंत की भी बात कही गई है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इस किसके बारे में? मासिक धर्म चक्र, जो कि अब एक मौलिक अधिकार के रूप में बन कर के आ चुका है। अब लास्ट में सिर्फ यही बात हम कहना चाहेंगे कि मासिक धर्म स्वच्छता अब केवल एक व्यक्तिगत विषय नहीं हुआ, बल्कि कैसा हो गया, ये महिलाओं के लिए एक संवैधानिक गारंटी बन चुका है, उनके गरिमापूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम बन चुका है ये, ठीक है ना? अब यह फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक ऐतिहासिक घटना बन करके सामने आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे नए मौलिक अधिकार के बारे में। अलग से ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मासिक धर्म से संबंधित कोई अलग से मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। इसे जो आपका 21 है, अनुच्छेद 21, जिसके अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है, उसी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, उसी में इसे जोड़ा गया है। ठीक है? तो ये थी सारी जानकारी हमारे मासिक धर्म चक्र से संबंधित, जिसको मौलिक अधिकार के रूप में अपना लिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को पता होना चाहिए, जो भी आपके आस-पास रह रहे हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।